हमारे गुरुकुल सिस्टम का मुआयना किया, परीक्षण किया और फिर उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो उन्होंने प्रस्तुत किया। तो संक्षिप्त रूप में गुरुकुल में जो शिक्षा प्रणाली या एजुकेशन सिस्टम, उसमें विद्यार्थी बनाते हो। और यहां पर आप देख सकते हो कि शिक्षा और विद्या में अंतर क्या है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तो गुरुकुल जो है वो सर्वांगी है, होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। और जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है वो एकांकी है, वन साइडेड। तो 100 वर्षों में 1840 से लेके 1940 अंग्रेजों ने हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है पूर्ण रूपेण उसे जड़ से तहस नहस कर कर उखाड़ डाला। और फिर 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट मैकॉले के निर्देशन में उसे लागू किया, हमारे पर हुकूमत करते हुए। और फिर हमने पिछली बार चर्चा की इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्वेंट स्कूल्स, उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल्स का इंट्रोडक्शन किया। अब देखिए, हमने कॉन्वेंट स्कूल के विषय में पिछली बार चर्चा की कि अर्थ क्या है कॉन्वेंट का। अब अंधानुकरण क्या हो रहा है, मैं कुछ वर्ष पहले जयपुर में था तो मैंने वहां पर देखा, अचरज हुआ मुझे देखकर, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल, संतोषी मां कॉन्वेंट स्कूल, एक बेंगलोर में महावीर कॉन्वेंट स्कूल। क्या बजरंगबली, इनका क्या संबंध है ये कॉन्वेंट स्कूल के कॉन्सेप्ट से? तो इसके ऊपर अभी हम और ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, परंतु जो कॉन्सेप्ट है, किस चीज का कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारा गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, इन दोनों में अभी हम देखेंगे कितना विरोधाभास देखा जाता है। हालांकि उद्देश्य नेक है। उद्देश्य क्या है कि हम हमारे मनुष्य जीवन का जो मूल्य है उसे समझें। यहां तक कि जो यूरोप के फिलोसोफर जैसे कि सोक्रेटिस ने भी एजुकेशन या नॉलेज की परिभाषा यही दी। इनफैक्ट एजुकेशन ये उनके ग्रीक लैंग्वेज में से एजुकारी इस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हमारे अंदर के मूल्यों को पहचानना। ये उस शब्द का अर्थ है, एजुकेशन इस शब्द का वो अर्थ है। परंतु उसे भूलने के पश्चात अभी जो चल रहा है आधुनिक ये जो शिक्षा प्रणाली, वो कुछ ठीक नहीं है। और ये कैसे समझे, इसका परिणाम से समझ में आता, फले न परिचयेत। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे, गुरुकुल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन का सेकंड पार्ट। तो शुरुआत में हम आपको बताने चाहेंगे कि संक्षिप्त रूप में जब भी कोई शिष्य या कोई विद्यार्थी जब गुरुकुल में वो सीखने को जाता, तो वहां पर सबसे पहले मूड क्या क्रिएट होता उसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई किसी विद्या को ग्रहण कर रहा है या किसी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे विद्या हो, उसको जब वो ग्रहण कर रहा है तो उसको एक मूड दिया जाता है। कौन देता है वो मूड? वो एक सिस्टम या जो शिक्षक है जो उस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक उसे मूड देता है किस भाव में उसे विद्यार्थी बनना है, वो विद्या ग्रहण करनी है। तो यहां पर आप देखिए कि गुरुकुल का मूड क्या हुआ करता था कि यदि पूछा जाए कि भाई उद्देश्य क्या है, गुरुकुल का उद्देश्य क्या है, मोटो एक टर्म में, एक वर्ड में, समाज
उपयोगी। जैसे आपको याद है हमारे पिछले सेशन में हमने उदाहरण लिया कि 12वीं सदी में गुरुकुल ने जो बांधा था कावेरी के तट पर, और वो बांध न केवल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को मद्देनजर बांधा था, बल्कि मुख्य रूप से वो बांध इस प्रकार से बांधा था ताकि सालों साल वो समाज उपयोगी बने। इसलिए गुरुकुल में जितने भी विद्यार्थी वहां पर सीखने पढ़ने आते तो उनको समाज उपयोगी बनाता गुरुकुल। अब इसके विपरीत आज की जो शिक्षा प्रणाली है वहां पर क्या हो रहा है, समाज उपभोगी बना रहे हैं उसको। ये समझ रहे हैं? उपभोगी का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब कस्टमर, इंग्लिश में जिसको कस्टमर बोलते हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर कि यदि मैं कोई एजुकेशन ग्रहण कर रहा हूं आज के दिन, तो मुझे ये बताया जा रहा है, घर पर भी बताया जा रहा है और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी ये बताया जा रहा है कि भाई आप यहां पर डिग्री पहले ले लो। डिग्री, मेन फोकस किसके ऊपर है कि बस वो डिग्री ले लो आप, है कि नहीं? और वो डिग्री के बलबूते पर फिर आपको करना क्या है कि अपने स्वयं का संरक्षण, अपने स्वयं की देखरेख, उसके लिए आपको सबसे पहले उद्देश्य वही होता है। बहुत कम होंगे जो स्कूल कॉलेज इसलिए जा रहे हैं कि मैं समाज उपयोगी बनूं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप बताइए, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं? हो सकता है कि कोई विरला ऐसा हो कि जो केवल इंस्टीट्यूट्स में जा रहा है समाज उपयोगी। जैसे कि हमारे हाल ही में जिनका निधन हुआ, अब्दुल कलाम जी, एक उदाहरण मुझे ध्यान में आ रहा है कि समाज उपयोगी वो व्यक्ति बना। हाँ? तो अब ये जो दो चीजें हैं कि समाज उपयोगी और समाज उपयोगी उपभोगी, कि मुझे समाज को इस्तेमाल करना है मेरे भोग के लिए, उसे कहते हैं उपभोक्ता। मुझे समाज को इस्तेमाल करना है मेरे भोग के लिए। तो इसलिए यदि इन दोनों को और भी हम गहराई से समझने जाएं, ये जो भाव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो गुरुकुल में भावना क्या है? नॉलेज इज वर्च्यू। और मुझे अब तक याद है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट तो नहीं था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन तो वहां पर अक्सर वो जो होते हैं ना ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमारे असेंबली में वो थॉट ऑफ द डे या स्लोगन, ये सब कुछ, तो उसके अंदर अक्सर बहुत से स्कूलों में आपने भी पढ़ा होगा, क्या लिखा रहता था? ये नॉलेज इज, बहुत कॉमनली आपने पढ़ा होगा ना, नॉलेज इज पावर। अब ये नॉलेज इज पावर ये आया कहां से? अगेन ये जो यूरोप के कल्चर से, जो वहां के ब्रिटेन के कल्चर से, वहां से आया। अब हमारी संस्कृति क्या है, गुरुकुल की संस्कृति क्या है कि ज्ञान जो है वो आपके चरित्र को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। नॉलेज इज वर्च्यू, उसका ट्रांसलेशन क्या है, उसका अनुवाद क्या है कि ज्ञान आपके चरित्र को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, इनका मोटो क्या है कि ज्ञान से आप शक्तिशाली बनो। नॉलेज इज पावर। और शक्ति मतलब वो शक्ति का अनुवाद किस प्रकार से कर रहे हैं कि भाई आपको अगर वो डिग्री मिल गई, जो भी वो ज्ञान से वो डिग्री मिल गई, डिग्री से फिर आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा मिलेगा, पैसे से क्या करोगे आप? फिर
बहुत अच्छी तरीके से एक उपभोक्ता बन सकोगे, शक्तिशाली उपभोक्ता। हाँ? शक्तिशाली उपभोक्ता बन पाओ। तो ये जो इंग्लिश का वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, लर्न, है ना। तो अब इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है, लर्न के अंदर एक वर्ड छिपा हुआ है, ध्यान से देखिए। है ना। तो हालांकि हम बोल रहे हैं कि हम स्कूल कॉलेज में जाके क्या कर रहे हैं, लर्निंग, परंतु दैट लर्निंग इज ओनली फॉर अर्निंग। उसमें से वो एल जो है, वो एल साइलेंट ने निकाल दिया है, पूरा निकाल दिया है। और वो एल मैंने उसको अनुवाद किया है, एल स्टैंड्स फॉर लेगेसी। लेगेसी का अनुवाद क्या है हिंदी में, मिसाल, मिसाल कायम करना। जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने, उन्होंने कि मिसाल, मिसाइल मैन, जिन्होंने मिसाल कायम की। तो लेगेसी का अर्थ है कि हमारे पश्चात, हमारे उदाहरण से, हमारे चरित्र से कितने लोगों का उद्धार होता है या कितने लोग सही पथ पर आते हैं, उसको बोलते हैं लेगेसी। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्निंग एंड लर्निंग। मैं बहुत साल पहले बॉम्बे में मैं स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार ले रहा था, तो मैंने ऐसे ही उनको प्रश्न पूछा कि वो लोग कॉलेज अब आए ही थे, फर्स्ट ईयर कॉलेज के थे। तो मैंने पूछा कि 12वीं में आप जो पास हुए, तो एक मैंने उनके सामने एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन रखा कि आप कल्पना करो कि आप 12th का एग्जाम पास किए हो और आपको एक ऐसा बटुआ मिला, जादुई बटुआ मिला। बटुआ समझते हैं ना, एक जादुई बटुआ आपको मिला, और वो बटुआ ऐसा कि उसमें से आप जितने भी पैसे निकालो उतने ही पैसे वो वापस बटुआ भर कर दे देगा आपको। आपने 500 का नोट निकाला, 500 उसके अंदर वापस से रिफिल हो गया, जितना आप निकालोगे उतना रिफिल। ऐसा जादुई बटुआ आपको मिल गया। तो मैंने पूछा, अब बताओ आप कौन सा ब्रांच लोगे कॉलेज में, कौन सा ब्रांच चूज करोगे? एक स्टूडेंट ने कहा, कोई ऐसा ब्रांच वो बटुए को सिक्योर रखूं मैं कहीं पे। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि किसी ने हाथ ऊपर कर कर यही नहीं कहा कि इसके बावजूद मैं कॉलेज जाऊंगा, इसके बावजूद मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। तो ये एक मैंने टेस्ट रखा था उनके सामने, और किसी ने, नए स्टूडेंट्स थे ये लोग, और किसी ने हाथ ऊपर कर नहीं कहा। उन्होंने कहा फिर जरूरत क्या है? तो सोचिए कि वो लोग कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा बटुआ मिल जाता है जहां पर आपको अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी मिल रहा है, तो फिर स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत क्या है? तो इसका लॉजिक क्या है, स्कूल कॉलेज क्यों जा रहे हैं फिर? तो ये जो नॉलेज इज पावर का जो ये सिद्धांत है आजकल के एजुकेशन सिस्टम का, तो इसको और थोड़ी गहराई से समझने के लिए हमको समझना होगा कि अभी आजकल एजुकेशन को जो कमर्शियलाइज कर दिया गया। हाँ, मुझे हाल ही में एक व्यक्ति बता रहे थे कि दिल्ली में एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां पर साल का डोनेशन 48 लाख है। और गुरुकुल प्रणाली में, गुरुकुल सिस्टम, वो उस समय 3 चीजें मुफ्त, निशुल्क, मैं इसके बारे में बता रहा था। एक तो शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। वैदिक संस्कृति में ये 3 चीज, शुरू तो इनसे ही है कि ये 3 चीज फ्री हुआ करती थी। तो सबसे पहले जब एजुकेशन सिस्टम को कमर्शियलाइज किया जाता है,
तो क्यों कमर्शलाइज किया जाता है? क्योंकि लाइफस्टाइल को इंडस्ट्रियलाइज किया गया है। तो जो ग्रेजुएट्स निकलना है यूनिवर्सिटी से, जो निकलने वाले हैं, उनको कहां पर जाना है? सीधे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, बाकी इंस्टीट्यूट्स में, वहां पर जाना। तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट का जीवन शुरू होता है। अब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम, इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म मैं दे रहा हूं, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एजुकेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल एजुकेशन क्या होता है? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्टर सुना होगा ना, कॉन्ट्रैक्टर है ये। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बताइए? क्या समझ में आ रहा है आपको? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? तुरंत आपके जहन में ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लेकर क्या बात आती है? हाँ, बाइंडिंग। ओके, ठीक है, बाइंडिंग है। और हाँ, एग्रीमेंट। हाँ, एग्रीमेंट, कैलकुलेशन, एग्रीमेंट, बाइंडिंग, थोड़ा मैकेनिकल होता है। उसके अंदर कोई हृदय से कुछ नहीं करता है। भाई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने इतने पैसे दिए, तेरे को इतना करना है मेरे लिए। वो कहता है मैं तेरे को इतने पैसे दे रहा हूं, तेरे को मेरे लिए करना ही है वो। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लाइफ। तो अभी हो क्या रहा है देखो, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो एक्वायर्ड नॉलेज और फिर अप्लाइड नॉलेज, ये दो चीजें। तो एक्वायर्ड नॉलेज कहां से है? स्कूल कॉलेजेस से। और फिर अप्लाइड नॉलेज वो है कि वो नॉलेज जहां से लिए फिर उसको कहां पर अप्लाई करना है? जहां पर नौकरी मिलेगी। तभी देखिए कि यदि कोई किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर गया हुआ है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या है? कि भाई उसे इतना डोनेशन देना है, उसको इतना फीस देनी है, ओके, और फिर जो स्कूल कॉलेज है वो उसको फलाना फलाना एजुकेशन या डिग्री देंगे। उसमें से यदि किसी ने भी कमतरता की तो वहां पर एक दूसरे के प्रति जो सो कॉल्ड रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट जाता रहता है। मुझे याद है मेरे ही क्लास का लड़का, हमारा क्या बोलते हैं, सेंड ऑफ पार्टी, 10th का सेंड ऑफ पार्टी। तो 10th के सेंड ऑफ पार्टी में हमारे जो मैथमेटिक्स टीचर, तो मैथमेटिक्स टीचर वो सबसे बात कर रहे थे। तो एक मेरा क्लासमेट, वो मैथमेटिक्स टीचर ने उनको पूछा, तो उसका नाम था बंकू, बंकू हाउ आर यू? तो बंकू कहता है सर फाइन विदाउट यू, फाइनली आई एम रिलीव्ड ऑफ यू। सेंड ऑफ पार्टी में कहता है। तो मेरे को इतना वो अजीब लग रहा था कि कितना ऑफेंसिव स्टेटमेंट है ये, कि अभी चाहे वो मैथमेटिक्स टीचर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, उसको हम क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं, उसको हम लोग गुरु कहते हैं। परंतु इसके अंदर उसने वो मुझे कहा कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अभी तो यहां से पास आउट हो रहे हैं, अपना तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और उसने उस टीचर के मुंह पे कहा कि मुझे भाई अभी आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो मैं आपको गुड मॉर्निंग सर, यस सर, सब कुछ बोल रहा था, राइट सर, करेक्ट सर, वो सब कुछ सर सर इसलिए बोल रहा था क्योंकि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था। तो देखो यहां पर भावना क्या हो रही है कि अभी जैसे सेलफोन यूज करते हैं हम लोग, हाँ? वो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना। सेलफोन यूज करते हैं, आपने मान लो कि सैमसंग सेलफोन लिया, तो आपने सैमसंग के लिए 15,000 20,000 जो भी रकम दी। आपके अंदर सैमसंग कंपनी के प्रति कोई ग्रैटिट्यूड आता है कभी? या आइडिया जो आपको
इतना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वोडाफोन जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जब भी आपका कॉल हुआ आधे घंटे आपने एकदम अच्छे क्लैरिटी में किसी से बात की, बहुत अच्छा क्लैरिटी था, उधर से भी यहाँ से भी। वो आधे घंटे बात करने के बाद आपके अंदर आप क्या हाथ जोड़कर आइडिया को धन्यवाद देते हैं? क्या आइडिया है आपका? वैसे ही जब कोई कंपनी ज्वाइन करता है, जब वो कोई कंपनी ज्वाइन करता है या कोई वर्क इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप इतने इतने वर्षों तक हमारे साथ रहोगे, आपको हम ये ट्रेनिंग देंगे, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये पैकेज होगा, और उसके बदले में वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, वो लोग सारी फैसिलिटीज आपको देंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई आपको ये ऑफिस मिलेगी, एसी कैबिन मिला हुआ है, हाँ आपको कार भी मिली हुई है, आपको ये सारी फैसिलिटीज। लेकिन उसके बदले में हाँ, वो लोग कोई ससुराल वाले नहीं हैं आपके कि आपको जमाई राजा बोल के बिठा के खिलाएंगे पिलाएंगे। हाँ, हर चीज का बिल। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, मुस्कुरा कर वो वेटर आपको एंट्री करवा रहा है, बिठा रहा है, खिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, आइए साहब आइए बैठिए, हाँ अहो भाग्य हमारे आप आए। और होटल का नाम भी बाहर रहेगा, होटल सत्कार, हाँ? कोई होटल का नाम रहेगा, होटल अतिथि, होटल सत्कार, उसके अंदर हाँ, वहां पर सब कुछ होने के बाद में बिल फाड़ा जा रहा है आपका, आप मुस्कुरा के खा रहे हो, मुस्कुरा के आपको खिलाया जा रहा है, आपको भी पता है। और होता क्या है कि एक चीज गड़बड़ हो जाए कहीं पे, आपने ऑर्डर किया, जैसे बोलते हैं ना, बिफोर यू ऑर्डर द पर्सन हु टेक्स योर ऑर्डर इज द वेटर, आफ्टर यू ऑर्डर यू बिकम द वेटर। क्यों तुम वेट करते रहते हो? कोई बात नहीं, बात धीरे धीरे पहुंच रही लगता है। तो वहां पर मान लो कि उसने कुछ ऑर्डर किया और यहां पर उन्होंने वो मेनू कार्ड में लिख रखा है कि प्रॉम्प्ट डिलीवरी, इस प्रकार से लिखा हुआ, आधा घंटा हो गया, आइटम ही नहीं आया। यहां पर ये कस्टमर चिल्लाने लगता है। कौन है ये? उपभोक्ता। उपभोक्ता है ना, चिल्लाने लगता है। क्यों चिल्लाने लगता है? अभी तक उसने बिल नहीं भरा है, कोई पैसे नहीं भरे, चिल्लाने लगता है, क्या हो गया, आधा घंटा हो गया, अभी तक ऑर्डर मैंने किया, अभी तक कुछ है नहीं। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि वो जानता है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ? मैं पैसे इनको देने वाला हूं, कोई एहसान नहीं कर रहा। तो होटल में जाके जब कोई खाता है तो वो मन में उसका भाव ये नहीं रहता कि मैं एहसान कर रहा हूं, ये तो अलग बात। वो जो अंदर कुकिंग कर कर खिला रहा है उस कस्टमर को, उसके अंदर कोई कृतज्ञता का भाव नहीं आता है कि मैं इसके ऊपर एहसान कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ फेवर। नहीं भाई, ना तो वो कुक कोई एहसान कर रहा है, ना वो खाने वाला कोई एहसान कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो दोनों पद्धतियां हैं, इसके अंदर आप ये समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट और गुरुकुल का भाव क्या है? सेवा भाव। क्योंकि फ्री है सबसे पहले। वो गुरु जो है वो फ्री, और शिष्य जो है वो अपनी मर्जी से गुरु दक्षिणा देता है। तो गुरु दक्षिणा देने के पीछे शिष्य का भाव क्या है? ग्रैटिट्यूड का भाव है, कि उसके अंदर कृतज्ञता है, और कृतज्ञता के भाव के वजह से उसके अंदर गुरु के प्रति सेवा का भाव आता है। नहीं तो आजकल आप देखो कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेरा क्लासमेट हमारे टीचर को कहता है कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हुआ, अब आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। साफ साफ उसने मुंह में कह दिया कि आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि अभी जैसे ये अमेरिका, वहां पर स्कूल शूटिंग्स, कितनी बार ये स्कूल शूटिंग्स का न्यूज आपने पढ़ा हो
कि स्कूल के अंदर विद्यार्थी बंदूक लेके जा रहे हैं। मौसम अच्छा है, देखो कॉम्बिनेशन क्या है, देखो मौसम अच्छा है, टॉपिक बोरिंग है। नींद के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बाहर लॉन भी है खैर। यदि तो देखिए, ये जो आजकल की कोई ग्रैटिट्यूड नहीं, इनफैक्ट टीचर के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। मतलब गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो, ये सब कुछ कहना तो दूर की बात है, अटैक हो रहे हैं। एक हैदराबादी स्कूल का एक लड़का, हाँ, हैदराबादी स्कूल का लड़का है, वो रोते रोते घर आता है तो मां पूछती है, काय को रो रहा रे? तो ये भी अपने हैदराबादी हिंदी में कहता, वो मैथ्स टीचर मेरे को मारी। तो मां पूछती है, वो चुड़ैल काय को मारी तेरे को? ये कहता है, मैं उसको मुर्गी बोला। ए, मुर्गी काय को बोला रे? बोला नहीं तो क्यों हर एग्जाम में अंडा देती मेरे को? तो यहां टीचर अगर अंडा दे रही तो मुर्गी बन गई। तो एक तरफ है, अभी देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जीवन, फिर धीरे धीरे होता क्या है कि जब कोई संबंध स्थापित करता है, जैसे फिर हो गया एजुकेशन, हो गया अब विवाह, तो विवाह के अंदर भी आजकल आप देखो पाश्चात्य संस्कृति में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर उनका जो पुरोहित, पंडित, प्रीस्ट जो भी होता है शादी करवाता है, उससे पहले आजकल जो दंपति हैं वो लोग लॉयर के पास जाते हैं कि भाई अगर तलाक हो गया, अब सोचो पंडित के पहले, पंडित तो मिलते रहेंगे, पहले लॉयर के पास जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि यदि 3 वर्षों से पहले तलाक हो गया हमारा, तो फिर किसको क्या क्या कैसे कैसे बंटवारा क्या होगा, सब कुछ उसका पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसका। तो आजकल हर चीज, क्योंकि वो मूड बचपन से लेके, अगर वही मूड में वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको जब बताया जा रहा है कि बेटे तेरी फीस भरी जा रही है, हाँ, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है तेरे ऊपर, तो उसको धीरे धीरे उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसको केवल उतना समय वहां पर बिताना है, इस्तेमाल करना है वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का, ताकि उसको वो पन्ना मिल जाए। कौन सा पन्ना? डिग्री मिल जाए। तो समर्थ रामदास अपने दासबोध में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं शिक्षा प्रणाली के विषय में, हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के विषय में। समर्थ रामदास कहते हैं कि एक होता है जानना और एक है पहचानना। बहुत उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जानने का अर्थ क्या है, स्वयं को जानना। तो जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानो। क्या जानो? अपने स्वयं को जानो। तो पहचानने के विषय में वो क्या कहते हैं कि अपने आस पड़ोस को पहचानो। इसलिए गुरुकुल सिस्टम क्या किस प्रकार का हुआ करता था
कि वो विद्यार्थी अपने स्वयं को जानता था और अपने आस पड़ोस को पहचानता था। जैसे कि मुझे याद है ज्योग्राफी में हमें कि आर्कटिक सर्कल या कनाडा, यहाँ की जलवायु बताई जा रही। अभी मैं सोचता हूं कि वो वहां के एंटार्क्टिका या आर्कटिक सर्कल या कनाडा की जलवायु जानकर मुझे क्या मिलने वाला है? हाँ? उल्टे यदि मैं जहां पर पढ़ रहा हूं, जहां पर मैं रहने वाला हूं या रह रहा हूं, जहां पर मैं पैदा हुआ हूं, वहां की जलवायु मुझे सिखाई जाए, है कि नहीं? कितना हमारे ज्योग्राफी बुक में यहां वहां ये रीजन वो रीजन तुंद्रा रीजन, कितने रीजन के उसकी जलवायु सिखाई जाती। अरे भाई क्या अभी क्या काम आ रही है आपको वो जलवायु सीखकर? याद भी है क्या आपको उनकी जलवायु? तो आस पड़ोस को तो हम भूल चुके हैं और हम जानते हैं कि कनाडा की जलवायु क्या है, एंटार्क्टिका की जलवायु क्या है, ग्रीनलैंड की जलवायु क्या है, इसकी उसकी, जहां पर हो सकता है कि अधिकांश 90% जो विद्यार्थी हैं वो कभी वहां पर जाएंगे भी नहीं, और जब तक वो जाएंगे तब तक वो भूल भी जाएंगे कि उन्होंने स्कूल में जलवायु पढ़ी थी इस कनाडा की। तो देखो समर्थ रामदास ने कितना सुंदर उन्होंने कहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए, अपने स्वयं को जानना और आस पड़ोस को वो जानना कितना प्रैक्टिकली प्रॉफिटेबल है, आस पड़ोस को जानना। इसलिए मैंने ये टर्म दिया जो उन्होंने बताया, तो मैंने ये टर्म दिया है स्टडिंग इन द यूनिवर्स वर्सेस स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। अभी देखिए मैं जब एयरफोर्स में था तो वहां पर एक किसान हमारे यूनिट के पीछे वो खेती किया करता था, बिरजू उसका नाम, बहुत ही सिंपल, उसे कुछ पता नहीं था ये आधुनिक संस्कृति क्या है, कुछ भी नहीं उसको पता था। तो मैं वहां पर जब टेनिस खेलने जाता था तो हमारे टेनिस कोर्ट्स के पीछे उसकी खेती थी फील्ड से, तो मेरे को अक्सर पूछता था कि ये झारा लेके क्या करते हैं आप? और मैं भी समझ लगा कि झारा लेके क्या करता हूं, कम से कम जो हलवाई के हाथ में झारा होता है लड्डू तो निकालता है, जलेबी तो निकालता है, इसमें तो ये बॉल वॉल कुछ खा भी नहीं सकते आप और भूख लगती है खेलकर। तो बहुत ही सुंदर उसने एक बात मुझे बताई, मैं उसे अक्सर जाकर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी में उसके साथ मैं बैठा करता था और उससे मैं पूछा करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये कुछ नहीं जानता, बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, मतलब आजकल की भाषा में बिल्कुल अनपढ़ गंवार कि पता ही नहीं उसको कि ये वायुसेना है क्या, ये क्या है उसको, लेकिन आस पड़ोस बहुत अच्छी से पता है, वो जिस फील्ड में है उसको बहुत अच्छी से पता है। तो मैं एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि मैंने उससे क्या सीखा। तो मैंने कहा कि बताओ कि तुम ये जो खेती करते हो तो तुम कितना विश्वास रखकर ये खेती करते हो, कैसे तुम्हें पता लगता है कि इस बार की तुम्हारी जो फसल है वो तुम्हारे लिए मुनाफा दिलाएगी, जो भी कुछ। तो वो मुझे ले गया और उसने मुझे दिखाया कि देखो मैं देखता हूं वर्षा आने से पहले, वर्षा ऋतु से पहले मैं पेड़ों में देखता हूं, और उसने बताया कि मैं पेड़ों में जब देखता हूं चिड़िया घोंसला बनाती है। तो उसने एक पर्टिकुलर चिड़िया के विषय में कहा कि जो वर्षा ऋतु से पहले घोंसला बनाती है, ग्रीष्म ऋतु में बनाती है, तो गर्मी के मौसम में वो घोंसला बनाती है। तो मैं वो जो स्पीशीज है चिड़िया की उसे ऑब्जर्व करता हूं और हम सब उसको इस प्रकार से सीखते हैं। तो मैंने बोला क्या ऑब्जर्व करते हो? तो उसने कहा कि जब वो चिड़िया अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊपरी सतह पर लगाती है या बनाती है, जो टहनियां हैं सबसे ऊंची टहनियों पर जब वो घोंसला चिड़िया बनाएगी तो समझ लेना चाहिए कि बारिश उस साल कम आने वाली है। मैंने कहा रियली? उसने कहा हाँ, और ये 100%, क्योंकि इन जानवरों के पास, इन पशुओं पक्षी के पास सिक्स्थ सेंस होता है, क्लाइमेट वेदर। तो यहां पर देखो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट चल रहा है इस बिरजू का,
उसकी झोपड़ी में। हमारा फेल कर जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर समय। वेदर रिपोर्ट होता है ना, वेदर रिपोर्ट जानते हैं ना, वेदर रिपोर्ट, वेदर इट इज वेदर ट्रू, दैट वेदर रिपोर्ट, वेदर द वेदर रिपोर्ट इज ट्रू, ऐसे बोलते हैं। तो इसने कहा कि मैं चिड़िया की घोंसले को देखता हूं कि चिड़िया का घोंसला जब सबसे ऊपर उसने उस समर में बांधा है, मतलब बारिश कम आने वाली इसलिए उसने ऊपर बांधा। अगर पेड़ के बीच की टहनियों पे बांधा है उसने अपना घोंसला, तो समझ लेना चाहिए कि मॉडरेट रेनफॉल है। और अगर उसने सबसे नीचे वाली टहनियों पर, पेड़ के सबसे नीचे वाली टहनियों पर अपना घोंसला बनाया, तो मैं समझ जाता हूं कि इस वर्ष बारिश मूसलाधार होने वाली है। अभी इसको कहते हैं स्टडीइंग इन द यूनिवर्स। वो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गया, उसने कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, यूनिवर्स को देखकर किसे जानना और पहचानना, आस पड़ोस। तो और यदि इसको हम गुरुकुल और जो स्कूल, जो मॉडर्न एजुकेशन है, इसको समझने जाएं, तो गुरुकुल जो है वो नेचर में स्थित होता था हर समय। कहां पर? जंगलों में, पेड़ों के नीचे। और आजकल क्या है, ये जो क्लासरूम कल्चर है, क्लासरूम कल्चर के अंदर सब कुछ होता है। तो आप देखो, भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, प्रकृति एकदम नॉन लीनियर है। लीनियर मतलब सब कुछ एक लाइन में कंपार्टमेंटलाइज्ड, उसको बोलते हैं लीनियर। नॉन लीनियर मतलब आप पहाड़ों को देखो, कोई उनका फिक्स्ड ऐसे अरेंजमेंट नहीं है पहाड़ों का, सब नॉन लीनियर है। आप प्राकृतिक जो सरोवर है, सरोवरों को देखो, नदी को देखो, उनकी दिशाएं, बहाव, उन सब का सब कुछ नॉन लीनियर है। इसको कहते हैं गॉड्स क्रिएशन विच इज फुल ऑफ वैरायटी। इसके अंदर डाइवर्सिटी है। परंतु जब हम आर्टिफिशियली उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, या ये जो लीनियर चीजें हैं, तो उसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर फिर हमारी विचारधारा उस प्रकार की बन जाती है। उसके अंदर हम फिर जो प्रकृति से क्या हमें सीखना है वो हम सीख नहीं पाते। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसी साल मैंने देखा कि यूके में पले बड़े बच्चे, उन्हें यहां तक नहीं पता, बड़े वहां के ब्रिटेन के स्कूल में जा रहे हैं, वो वहां के ग्रामर स्कूल वो लोग कहते हैं। ग्रामर स्कूल मतलब, ब्रिटेन का ग्रामर स्कूल मतलब वहां के सारे ऐश्वर्यशाली लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं ग्रामर स्कूल्स में। बहुत हाई क्लास का वो स्कूल माना जाता है। तो ग्रामर स्कूल का एक बच्चा वो अपने पिताजी से पूछता है कि डैडी, हम लोग ये जो दही खा रहे हैं, पर्टिकुलर ब्रांड का दही जो मार्केट में मिलता, वो लोग लेकर उसको जो खा रहे थे, तो ये ब्रांड तो यहाँ का है, क्योंकि उसके डब्बे पे लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ऐसे लिखा हुआ था। तो उसने पढ़ा बच्चे ने, तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, तो इंडिया में तो लोग दही नहीं खाते होंगे। मेरा निवाला वहीं अटक गया खाते खाते। वो बच्चे ने अपने पिताजी से क्या प्रश्न पूछा कि ये ब्रांड इंडिया में तो नहीं मिलता है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ यूके, तो इंडिया के लोग तो दही नहीं खाते होंगे। और वो बच्चा 12-13 साल का बड़ा बच्चा, उसको 12-13 साल हो गए, उसको पता ही नहीं कि दही कैसे जमाया जाता है। तो खाली स्कूल कॉलेज में दिमाग का और कुछ साल पहले की बात है, एकादशी के दिन मेरी फ्लाइट थी, तो मुझे कुछ डिवोटीज ने मूंगफली, छिलके वाली मूंगफली उबाल कर दी हुई थी, तो वो बच गई थी। तो मैंने लाकर फिर जिस घर में मैं पहुंचा तो मैंने बच्चों को दी। तो वो लड़की, छोटी सी लड़की मेरे को पूछती, ये क्या है? तो मैंने कहा, दिस इज, यू डोंट नो, पीनट्स। दिस इज नॉट पीनट्स। देन व्हाट इज दिस? नो नो, पीनट डजंट लुक लाइक दिस। क्योंकि उसने आज दिन तक अपनी जिंदगी में
मूंगफली छिलके के साथ देखी नहीं, उसने खाली वो रोस्टेड मूंगफली देखी, कभी छिलके के साथ मूंगफली छील के। गन्ना क्या है उनको पता नहीं, गन्ना क्या होता है, गन्ने को कैसे खाया जाए ये तो भूल जाओ। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि ये जो एक लीनियर कल्चर चल रहा है, और फिर जो गुरुकुल का सिस्टम जहां पर हमें प्रैक्टिकल आस पड़ोस हमारे इमीडिएट यूज के जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो दिया जाता था। तो इसलिए अभी आप देखो कि कैसे गुरुकुल के अंदर डाइवर्सिटी सिखाई जाती थी और आजकल स्कूल के अंदर यूनिफॉर्मिटी। और दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है कि डाइवर्सिटी की वजह से अनेकवाद, डाइवर्सिटी का मतलब है अनेकवाद, तो अनेकवाद की वजह से उसका जो विजडम है, किसका, उस विद्यार्थी का जो विजडम है, वो विजडम और नॉलेज या विजडम या इंफॉर्मेशन में बहुत अंतर। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग राधानाथ महाराज का एक दृष्टिकोण मैं बताता हूं, जो मैं जब सुना तो मुझे इतना वो एक तो अचंभित में रह गया, परंतु इतना इंप्रेसिव लगा। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के कांग्रीगेशन के एक डिवोटी हमारे मंदिर के प्रीमाइसेस में ही उस समय वो रहा करते थे, अभी भी वो रहते हैं, राधा कृष्ण प्रभु। तो राधा कृष्ण प्रभु की एक डॉटर, तो क्योंकि वो मंदिर के ही प्रीमाइसेस में रहती थी तो वो महाराज से बहुत क्लोज थी, छोटा वो 4 साल की थी तब से वो वहां पे पली बड़ी, तो वो राधानाथ महाराज के बहुत क्लोज। तो वो क्या किया करती थी, जब भी उसको रिपोर्ट कार्ड मिलता स्कूल से तो राधानाथ महाराज को दिखाती जाके रिपोर्ट कार्ड, जैसे एक बेटी बाप को जाके दिखाती है, पिताजी को दिखाती है, तो वैसे वो राधानाथ महाराज को जाके रिपोर्ट कार्ड दिखाती थी। तो राधानाथ महाराज ने जब भी उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, फर्स्ट, हर समय वो फर्स्ट आती थी, हर समय वो फर्स्ट आती थी। अब मैं आपको पूछूंगा कि कोई बच्चा आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है जिसमें वो हर टेस्ट में, हर एग्जाम में, हर साल फर्स्ट आ रहा है, आप क्या रिस्पॉन्स दोगे? क्या रिस्पॉन्स आपका होगा? साधारणतः हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? शाबाशी देंगे ना, हम लोग शाबाशी देंगे। परंतु राधानाथ महाराज ने इससे कहा, Why are you always first? और राधानाथ महाराज ने जो अगली लाइन कही, If you always come first, you will never learn how to lose. And you will never learn how to grow after losing. मुझे ये बात इतनी इंप्रेसिव लगी कि कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं। आजकल क्या माँ बाप सिखाते, बस फर्स्ट आ, फर्स्ट आ, फर्स्ट आ, फर्स्ट नहीं आएगा तो बर्बाद है तेरा जीवन। और होता क्या है कि जो बच्चा, कितनी बार देखा है आईआईटी के अंदर, बॉम्बे पवई आईआईटी के अंदर, वहां पर मुझे गौरंग प्रभु बता रहे थे कि एक ऐसा किस्सा हुआ कि एक स्टूडेंट पंखे से लटक कर आत्महत्या की उसने। और क्यों? क्योंकि वो सेकंड आया। वो अपने पूरे एजुकेशनल करियर में कभी वो फर्स्ट से नीचे नहीं आया था, आईआईटी में जब वो सेकंड आया वो उसको झेल नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। तो ये जो राधानाथ महाराज ने बात कही कि why are you always first, you should sometimes come second, sometimes come third, sometimes even lose। मैं आपको बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया में वहां पर उनकी एक मिलिट्री है जिसको कहते हैं द हार्डकोर मिलिट्री कॉर्प्स। ये हमको हमारी ट्रेनिंग में बताया जा रहा था। तो बहुत हार्डकोर मिलिट्री जो कैडेट्स वहां पर चूज वो लोग कैसे करते हैं पता है? उनका पूरा जो रेज्यूमे वगैरह सब मांगते हैं पहले, वो बायोडाटा, और जो कभी अपने पूरे करियर में कभी वो फेल नहीं हुआ है,
उसको तो रिजेक्ट करते हो, ही इज रिजेक्टेड। जो कभी फेल नहीं हुआ उसको रिजेक्ट करते हैं। और जो फेल हुआ है, जिसके करियर में उतार चढ़ाव हुए हैं, हाँ, चाहे पढ़ाई हो या किसी भी ट्रेनिंग क्या उसका वोकेशनल स्किल हो, उसमें जो उतार चढ़ाव में उसका अगर उतार चढ़ाव है तो उसको सिलेक्ट करते थे, क्योंकि ये आंतरिक रूप से इसको झेल पाया है। अब तक किसको झेल पाया है? सक्सेस के चढ़ाव को और फेलियर्स के उतार को। ये चढ़ाव उतार को वो झेल पाया, मतलब इंटरनली दैट पर्सन इज स्ट्रांग। इट्स अमेजिंग कॉन्सेप्ट। इसलिए गुरुकुल में, जैसे कि मैं ये जो समर्थ रामदास इनका कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि कभी पढ़ाई इसलिए मत करो कि परीक्षा में पास होना है। इसलिए हमारे गुरुकुल सिस्टम में पहले परीक्षा ही नहीं हुआ करती थी। तो वो कहते हैं कि पढ़ाई इसलिए मत करो कि परीक्षा में पास होना है, पढ़ाई इसलिए करो कि उस ज्ञान से तुम्हारा चरित्र बढ़े। और चरित्र की परीक्षा करनी चाहिए। किसकी परीक्षा करनी चाहिए? चरित्र की परीक्षा करनी चाहिए, वो कहते हैं। बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है ये। तो इसलिए ये जो डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी, तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि हम लोग केवल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, आजकल के एजुकेशन सिस्टम का। तो इसके ऊपर आज हमारे गीतामृत कार्यक्रम में आपके सामने ड्रामा प्रस्तुत करेंगे हम लोग। तो हमारे ड्रामा टीम, उन्होंने ये जो फेमस बोटमैन जेंटलमैन, आपको मैं इसकी भूमिका दे दूं। भूमिका ये है कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित एक भारतीय अपने गांव जाता है, वहीं पर पैदा हुआ, लेकिन अब वो पाश्चात्य में पला बड़ा, फिर अपने गांव बहुत साल बाद आता है। तो अभी उसके ऊपर पूरा कॉन्वेंट एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन उसका भूत सवार है। और फिर वो गांव का एक तथाकथित अनपढ़ गंवार, जैसे मैं बिरजू का नाम ले रहा था, वैसे तथाकथित अनपढ़ गंवार एक गंगू से मिलता है। और ये गंगू है नाविक, बोटमैन। आइए हम देखते हैं कि ये बोटमैन और जेंटलमैन, इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है। तो जो लोग आंखें बंद हो रही हैं, अभी जग जाइए आप लोग। ये रामपुर की बात है। गंगा के तट पे हमारे गंगू नाविक जो है वो किसी ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और देखते हैं अभी उनके जीवन में क्या होता है। द्रवहुस मुझे मंगल हरण मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय। और उसी समय हम देखते हैं वहाँ पे एक ग्राहक आ जाते हैं और उनको आवश्यकता है नदी पार करने की। अंग्रेजी में आप क्या बोलो थे बाबू? बाबू हम तुहार बात बिल्कुल ना समझत है। दिखाई तू हमारे भाषा हिंदी में बोलबा तो मालूम पड़ी। अरे मुझे नदी के उस पार जाना है, तुम मुझे लेके जा सकते हो क्या? अरे बोर्ड तो यही बदे पड़ल बा ना, आवा बैठा आवा। अच्छा बैठ। हे बोटमैन, तुम्हारा नाम क्या है? बाबू हमार नाम गंगू बा। गंगू, अच्छा। हाँ बाबू। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है?
हमारे पिताजी का नाम बाबू, हमारे पिताजी का नाम श्रीमान गंगाराम। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम्हारे माताजी का नाम? हमारे माताजी का नाम श्रीमती गंगा देवी। अच्छा। और आपके मिसेस का नाम? क्या? मिसेस पत्नी का नाम क्या है? अरे श्रीमती जी का नाम श्रीमती जी के नाम श्रीमती चंदा। अच्छा अच्छा। ये क्या लगा के रखा है श्रीमान श्रीमती एवरी टाइम? बाबू ये तो आपके पता हो कि चाहिए तो भगवान का कृपा और साक्षात देन हो, एक भगवान का आशीर्वाद समझल जाला। श्रीमान श्रीमती लगाई सब जने जानत हुए यहाँ पर, तो ये तो भगवान का देन हो। एक्चुअली हमारे गुरुजी भी सिखाओ ना यह श्रीमान श्रीमती, ये आपकर जो न मिस्टर और मिसेस वाला बात भाषा बा वो तो हमके तो गाली के समान लगला बाबू। क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? कौन सी गाली? क्या मिस्टर मिसेस बोल रहे हो तुम? बाबू ये तो हमें से सिखावल गल बा कि गाली के रूप में हो अभी आपके। ठीक है ठीक है ठीक है। गंगू तुमको क्लोनिंग के बारे में मालूम है क्या? कालानी? क्लोनिंग 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 मतलब इट्स मिराकल। मतलब तुम गंगू हो ना, तुम्हारे जैसा दूसरा गंगू, उसके बारे में मालूम है तुमको? नहीं बाबू, ये कैसे होला जरा डिटेल में समझावा ना। अरे तुमको नहीं समझेगा, तुमको नहीं समझेगा, छोड़ो वो। तुमको मून लैंडिंग के बारे में मालूम है तुमको? मून लैंडिंग? मून मतलब चंदा देखा तुमने? चंदा? अरे बाबू चंदा तो हमारी श्रीमती जी हैं, सवेरे से शाम तक चंदा के देखिला। अरे बाबू 15 साल हो गल शादी के, जैसन चेहरा फ्रेश रहल उनकर 15 साल पहले वैसे ही आज भी भा। सवेरे से जा तो शाम के देखा तो वह ताजा चेहरा दिखाई पड़ला। अरे वो इडियट, वो उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ चांद। चांद को देखा था तुमने? चांद के तो अच्छा आसमान वाला चांद? हाँ आसमान वाला अच्छा, चांद। का भैलू में वहां पे आदमी जाके आए करोड़ों रुपए खर्च करके। का कैलस वहां जाके? वहां से वो उन्हें पत्थर लेके आए, मालूम है? पत्थर। और वो पत्थर उसने म्यूजियम में रखे। वो पत्थर देखने के लिए म्यूजियम में पैसा देके जाना पड़ता है, मालूम है तुमको? करोड़ों रुपया? बाबू ये हमारे दिमाग में बात घुसता ना हो कि आप लोगों ने करोड़ों रुपया देख के इतना चांद पर जात हुआ और वहां से केवल पत्थर लेके आत हुआ। ये कौन समझदारी है बाबू? अरे हमारे गांव के नदी बा, ये गोदावरी नदी बा, ओमकरे पीछे देखा इतना पत्थर पत्थर हो कि कितना भी लेके जा, फूकट में लेके जा। अरे तुमको नहीं समझे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। शट अप यू। बाबू ये तो अरे तुमको ये मालूम है? तुमको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये मालूम है तुमको? ये बिटर बुक का करत हुआ? अरे बिटर बुक नहीं, फेसबुक और ट्विटर। मतलब इसमें से तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या अच्छा नहीं लगता, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुम्हारा आज मूड कैसा है, ये तुम पूरे जग में 1 सेकंड में पहुंचा सकते हो। सबके मालूम पड़ जाला? हाँ सबको मालूम पड़ेगा। अरे तो का फायदा कोनो जर हम का करत ही, हम नहात हई, हम बैठत हई, हम खात हई। अरे इस दूसरे के जान के दूसरे का आदमी का करी और हमारे कौन फायदा हुई बाबू इनमें? अरे छोड़ो तुम नहीं समझोगे। दिमाग का दही तो हमार होत हो। क्या दिमाग का दही हो तुम? मेरा दिमाग का दही कर रहे हो। अच्छा ये तुम गिटर पीटर अंग्रेजी बोलत हुआ, ये तो बड़ा पढ़ा लिखल देखा हुआ। कौने स्कूल कॉलेज में पढ़ लिखल हुआ? अरे मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, मालूम है तुमको? कॉन्वेंट स्कूल में। और मैंने ग्रेजुएशन कहाँ किया मालूम है क्या? यूके लंदन से ग्रेजुएशन किया मैंने। अरे बाप रे भारी। अच्छा और मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मालूम है कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में बाका? फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। अरे बाप भारी। पीएचडी मतलब कौन से विषय पे कर रहा हूँ मैं? हाउ टू इंक्रीज लॉन्जिविटी ऑफ द वाटर बबल। डीडी का बोलत हुआ? अरे बीडी नहीं, पीएचडी हाउ टू इंक्रीज लॉन्जिविटी ऑफ द वाटर बबल, इस विषय पे पीएचडी कर रहा हूं मैं। ये वाटर बबल ही का बोलत हो बाबू? जरा हमरे देशी भाषा में बोला। ठीक है, तुमको बबल गम मालूम है क्या? बबल गम जो तो मुंह में डालते हैं, मीठा मीठा रहता है, लेकिन वो कैसे चबाते हैं और उसका फुगा निकालते हैं बच्चे लोग। अच्छा वो दांत साफ करा वाला दातुअन? दातुअन नहीं रे भैया। हाँ। वो बच्चे लोग खाते हैं, मीठा मीठा रहता है, चबाने का रहता है, और बच्चे बाद में उसको फुगा निकालते हैं। जो फुगा निकालते हैं बच्चे लोग, तो उस जो फुगा 2 सेकंड रहता है, 3 सेकंड रहता है, उसको कितना ज्यादा देर फुगा बरकरार रखे, उस विषय पे हम पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसे का होला फुगा मुंह में लेवे के फुगवले से? कुछ नहीं, बच्चों के लिए टाइम पास है वो। अरे बाप रे बाप, धत तेरे की कहा तुहार पीएचडी? ये तुहार पीएचडी खाली टाइम पास? शट अप, कुछ भी बोलते रहते हो तुम, इडियट फूल। बाबू आप गुस्सा मत हुआ, आप
आप ऐसे गुस्सा मत हुआ, बैठा, आप आराम से बैठा। मैं बैठा हूँ। तुम मेरा दिमाग खराब कर देते हो तुम कुछ बोल कर। अच्छा बाबू, अब ऐसा मत बोला। आप देखा, आप पढ़ा अब लिखा तो हुआ। तुम्हारे क्या से, तुम क्या पढ़े हो? तुम बोल रहे हो मुझे ये हो ऐसा, मैं PhD को गालियां दे बाबू रहे हो अभी तुम। हमारे गांव में तो हम अपने गुरुकुल में पढ़ले हई। यह जो बरगद का पेड़ दिखा उस तरफ दिखा था, ओकरे नीचे हमने गुरुकुल में पढ़ले हई। अच्छा अच्छा, पेड़ के नीचे, आसमान के नीचे पढ़े हो तुम? तो पेड़ तो आसमान के क्लासरूम वर्क कुछ नहीं है वहाँ पे? पेड़ तो आसमान के नीचे होला। अरे पेड़ वो ठीक है, लेकिन वो एक वहाँ पे कीचड़ वो रहता है बारिश के समय, वहीं पे पढ़े तुम? हाँ बाबू, वहीं पढ़े हम। क्लासरूम में कुछ नहीं? नहीं बाबू, क्लासरूम क्या नहीं। पढ़ा होगा तुमने? कुछ भी तो नहीं पढ़ा होगा तुमने। नहीं बाबू, हम बहुत कुछ सीखे हैं वहां पर जाकर। क्या आपको सीखे? गुरुकुल के बारे में पता नहीं बाबू, बहुत कुछ सीखे वहां पर जाकर। हम रोटी बनाना सीखे हैं, खाना बनाना सीखे हैं, तैरना सीखे हैं, घर बनाना सीखे हैं, और उसके बाद फिर हम बहुत एक्चुअली जो हमारा नॉलेज है वो बढ़ल है। क्या नॉलेज बढ़े थे तुम्हारा? हम दूसरे के पढ़ा सकीला, अपने बेटवा के अच्छा चरित्र दे सकीला, अपनी बिटिया के अच्छे घर में भेज सकीला, ताकि वहां गईले के बाद ओकर नाम हो रोशन। ओके, सब सिलाई पढ़ाई बुनाई वो सब भी सिखावल जाला वहां पर। तो हमहू सब ई नाय चलाओ, हम यहीं सीखले है। अच्छा अच्छा, तुम मकान बनाना आता है तुमको? हाँ, मकान बना सकीला बाबू। अच्छा अच्छा, कैसे बनाते हैं मकान, बोलो तो। बहुत सिंपल हो आपके भाषा में। देखा, इसे थोड़ा सा मट्टी लेला अपनी नदी के पास का, और उसके बाद कहीं सूखल पेड़ होई तो ओकर लकड़ी लेला, और लेले के बाद सूखल घास लेला, और ओके लगाए दा अपन खंबा खड़ा करके, और उसके बाद मट्टी उट्टी लगाए दा, उसके बाद उनमें बढ़िया सा गाय का गोबर लगा दा, और गोबर लगौले के बाद एकदम सुंदर और एकदम महकदार वाला रूम बन जाला। अरे गोबर मतलब काऊ डंग? ये गोबर बोल रहे हो तुम? उसका कितना बास आता है, छी 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 छी। बाबू ये गोबर तो अच्छा रहा। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो तुमको कुछ ये नहीं है, मालूम नहीं गोबर मतलब। और उसी समय हमारे जो साइंटिस्ट साहब है उनको कॉफ़ी पीने की तलफ लग जाती। ये का फूक फूक के पियत हुआ बाबू? अरे तुमको मालूम है ये कॉफी है, कॉफी। कॉफी? पूरे विश्व की सबसे महंगी कॉफी है, मालूम है क्या? $60 की कॉफी है ये। 3,300 रुपए कीमत है इसका आज की उसकी। अच्छा, तो ये काफी कैसे बनल है बाबू? अरे तुमको नहीं मालूम ये कैसे बनती है वो? तभी तो पूछा था। अरे तुमको मालूम है क्या, ये एलिफेंट पूप से बनती है, एलिफेंट पूप। ये एलिफेंट पूप का होला बाबू? अरे मतलब हाथी जो खाता है, खाने के बाद जो पचाता है, और पचाने के बाद जो वेस्ट छोड़ता है, उससे बनता है ये। छी 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 छी। एकर मतलब ही तू काफी जन पियत हुआ, तोरे पेट में जौन चली गए वो हाथी का गू रहल। ए चुप बैठ, शट अप यू रास्कल, कुछ भी बोलते रहते हो। देखा बाबू, तू नाराज मत हुआ बाबू। अब तू हमारे गाय माता के बोलला भला बुरा, तो हमहू के तोहर हाथी के तो बोला के पड़ी ना। अब देखा, गोबर हमार गाय माता देनी, तो गाय के माता बोलल जाला। अब गोबर इतना पवित्र चीज है। अरे इट्स ए टेस्ट ऑफ इलाइट पीपल, बोलते ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। अच्छा गंगू, तुम ये दिन भर में कितना यहाँ उधर उधर कर लेते हो? बाबू ही हम दिन भर में करीबन 50 चक्कर लगा ले लाकर, यहाँ से वहां पार कही दे ली, 50 बार हो जाला। अच्छा अच्छा, हाँ बाबू। तुम्हारे बोट को ये मोटर या मशीन क्यों नहीं लगाते जिस मतलब फास्ट चले, तुम्हारे को तकलीफ न हो ऐसा? का हुई उसे लगोले से? अरे मशीन लगाए बोट में तो ज्यादा तुम चक्कर काटोगे, 50 के 100 चक्कर काटोगे, ज्यादा पैसेंजर लेके जाओगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा तुमको, ये बोल रहा हूँ मैं। ज्यादा पैसा मिल के का हुई बाबू? तो तुम आज एक बोट है तुम्हारी, तो दूसरी बोट होगी, फिर तो दूसरी बोट के बाद तीसरी बोट होगी, और बोट चलाने के लिए नौकर रखोगे तुम, और तुम आराम करोगे तुम, ऐसा। आराम करोगे? फिर क्या? अरे बाबू, तो हम अभी तो आराम करत है ना, अभी हम क्या करत हैं? अरे तुमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी कुछ मालूम ही नहीं, तुम कैसे ऐसे अनपढ़ ही रहोगे, तुमको मालूम ही नहीं इनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना मतलब कैसे प्रोग्रेस करते हैं लोग क्या है कि तुम वैसे के वैसे रहोगे जिंदगी भर।
ये तो बाबू ऐसे बात करो थोड़ा तो कि जैसे एकदम इतना मेहनत करके पसीना बहावा और वैसे ही आराम तो वही वैसे ही भी होता हमारा। अरे तुम कहो ना कि लोग पसीना बहाने के लिए मतलब कैसे लोग जिम में जाते हैं, मालूम क्या, जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं और वहां पे ट्रेडमिल रहते हैं, मशीन, उस मशीन पे भाग दौड़ते हैं वो लोग। ट्रेडमिल का होला बाबू? ट्रेडमिल मतलब मशीन रहता है, मशीन पे बहुत दौड़ते पसीना आ जाता है, पूरा मतलब पूरा पसीना छूटता है ट्रेडमिल पे। और ये वेट लिफ्टिंग तो कुछ बतौला है? हाँ, वेट लिफ्टिंग मतलब कैसे है, वहाँ पे कसरत करने के शरीर के वजन उठाते हैं और ऐसा अपनी बॉडी बनाते हैं लोग, बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग। तो ये वजन उठावा के कोनो पैसों मिला का? अरे वहाँ पे पैसा देना पड़ता है, वो जिम में वो पैसा कैसे मिलेगा उठाने का तुमको? पैसा देना पड़ता है वहाँ का पे। फायदा तो अरे ऐसे वजन उठा के हमारे गांव का रामू कुली बा स्टेशन पे जाला नासिक रोड पर, वहीं से वहीं अपन इतना कमा लेला उठा के वजन 500 रुपया से 1000 रुपया। आपका कौन फायदा इतना वजन उठा के बाबू? अरे तुमको नहीं समझेगा, तुम मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं आएगा तुम। तो ये ट्रेडमिल कुछ बोलत रहला का ये है? हाँ, ट्रेडमिल वही मतलब दौड़ने का मशीन रहता है, एक पट्टा चलता रहता है, चलता वहाँ पे दौड़ने का तुम दौड़त तू कहाँ पहुंचबा? अपने जगह पे ही। अपने जगह पे ही? अरे राम राम राम, ये तो कौनो तो हर मशीन गजब का देखा था। हमार बिटिया नन्ही नन्ही गांव का भाग जानी 4 कोस दूर, उनका अगर स्कूल रही तो स्कूल में भाग जानी 4 कोस और आके भी दौड़ के घर पर आ जानी 4 कोस। देखा स्कूल उकुल जाए बदे भी आराम से भाग के वहां पहुंच जाने कम से कम। तुम नहीं समझो, तुम मूर्ख हो यार, तुम मेरा भी दिमाग खराब कर दिया तुमने यार। तुमके कहाँ से पाला पड़ा तुमको मेला में। गंगू, ये तुम्हारे गांव के बैल क्या कर रहे हैं रे? ये कौने बैल की बात करो तुम बाबू? ये देखो बैल के घूम रहा है, देखो ये खेत में। अच्छा, ये जो बैल हुआ बाबू, ये बैल हमने के गांव के मशीन चलावत हुआ जिनमें से तेल निकलला, तेल पेरत हुए लोग। अच्छा। हाँ बाबू। तो इसमें गले में घंटी क्यों लगाई रखी है उसको? ये बाबू गले में घंटी ये बदे लगावल जाला, जैसे मान ला भी तेल पेरत हुआ और कहीं किसान दूर चल जाए तो ओके दिखाई न दे, ओके ना दिखाई दे गाय क्या करत हो, बैल क्या करत हो, तब वो गाँव दूर रहले से अगर ये लोगन घंटी का आवाज बंद हो जाए तो ओके मालूम पड़ जाला कि भाई रुक गए, मशीन काम ना करत हो। अच्छा, और बैल अपने एक जगह पे खड़े रहे और मुंह हिला कर घंटी बजाए तो उसको क्या समझेगा? अरे बाबू क्या बात करत हुआ, जो हमार बैल हुआ ये कोनो कॉन्वेंट स्कूल में थोड़ी पढ़ल लिखल हुआ। अरे बात करत हुआ। अच्छा। गंगू, तुमको वेदर फोरकास्टिंग के बारे में नॉलेज है कुछ? कौन सा कास्टिंग? वेदर फोरकास्टिंग मतलब कैसे, कब बारिश गिरेगा, आज का तापमान क्या है, हवा कब तेजी से आएगा, इस विषय पे ज्ञान है तुमको कुछ? तुम बोट चलाते हो तो तुमको ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? बाबू ये तो हमें ज्ञान ना बा, ये सब हमने के ना मालूम हो का है। अरे तुमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारी, तुम ये धंधा कर, तुम्हारे कुछ भी इंफॉर्मेशन, तुम्हारा आधा लाइफ वेस्ट हो गया। बाबू लेकिन देखा ऐसे तो हमने के यहाँ जो गांव का कुत्ता लोगन होना वो सब भी कर देना सब काम। अरे कुछ हो लगा था। हाँ बाप रे बाप, ये तो मौसम का गड़बड़ देखा था। बाबू ये तूफान आवे का निशान बा। यहाँ ये साल चिड़िया जो हो नीचे के पेड़ के निचले स्तर पर अपन घोंसला बनवले रहल तो लगा था तूफान आई, जोर से मूसलाधार बारिश आई। और ये बोट क्यों हिल रही है? अरे बाप रे, तो बोट में पानी भरा तो हो। अरे बोट में पानी भरा तो? हाँ, बोट में पानी भरा था। अरे अरे तो तैरा वाला की ना बाबू? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता मुझे। अरे बाबू तैरा ना आवत? अरे तो तुम्हारा पूरा जिंदगी व्यर्थ हो। जा हम जा रहे हैं, हम जाते जा। अरे फोन करो। हरे कृष्णा। तो हमारे नील माधव प्रभु और विजय हरि प्रभु, आइए 3 बार हरि बोल बोलकर इनका धन्यवाद। तो यहाँ एक नमूना आपके सामने इन्होंने प्रस्तुत किया कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली हमको किस प्रकार से एक व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित बनाती। तो इसलिए
इसमें डिफरेंस है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, विजडम और नॉलेज, ये दो चीज़ों में। और ये एग्जाम्पल है हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनका, ये राजा जो हुए। तो मुझे ये प्रश्न पूछा गया हाल ही में, एक व्यक्ति मुझे पूछ रहे थे, फ़ोन पर पूछ रहे थे कि ये जो हमारे भारत की न्याय व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम जो है, तो ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये इतने अच्छी से स्ट्रीमलाइन, कह रहे थे कि अच्छी से और स्ट्रीमलाइन, ये हमको अंग्रेजों ने तो दिया। तो वो कह रहे थे कि जुडिशियल सिस्टम उनसे आया, जो कि हमारा रेलवे सिस्टम है, फिर बाकी सिटीजनशिप एक्ट और एजुकेशनल सिस्टम और ये सब वहाँ से आया। तो इसके ऊपर वो बोल रहे थे। तो मैंने उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक उनके जीवन के एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब वो राजा थे तो उनके राजा का जुडिशियल सिस्टम किस प्रकार का था कि एक दिन दो महिला उनके राज दरबार में आई और एक छोटे बच्चे को लेकर आई, और दोनों ने कहा कि ये मेरा बेटा है। दोनों ने क्या कहा कि ये मेरा बेटा है। अब ये जब सामने रखा गया उनके, तो अब उनको इसको सॉल्व करना है, ये मैटर को सॉल्व करना है कि ये किसका बेटा है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि चंद्रगुप्त ने ये मैटर केवल 2.5 मिनट में सॉल्व किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये दोनों महिलाएं कह रही हैं कि ये मेरा बेटा है, तो इस बेटे को, ये जो भी लड़का है, इसको आधे भाग में काट दो और आधा एक एक इस माँ को दे दो जो कह रहा है कि ये मेरा बेटा है। तो जैसे ही ये आदेश दिया चंद्रगुप्त ने, तो जो असली माँ थी, वो असली माँ चिल्लाकर बोली कि नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, इसको जीने दो, और ये अगर चाहती है तो इसे दे दो, परंतु इसको जीने दो। तो तुरंत समझ में आ गया कि जो असली माँ है वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेटा कट जाए। तुरंत 2.5 मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वही अगर आज कोर्ट में लेकर जाते तो फिर वो कोर्ट के अंदर, भैया इसका डीएनए निकालो, इसका जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग निकालो, हाँ इसका जीन्स मैच करता है कि नहीं, पैथोलॉजी में जाके ये वो, फिर बाद में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हाँ तो यहाँ ये सब कहाँ से, ये सारे जो क्या कहते हैं उसको, विजडम, ये विजडम आया कहाँ से? क्योंकि एक ऐसे सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया कि जो सिस्टम आपको वो कभी केवल इंफॉर्मेशन नहीं देता था, केवल वो ज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान, ज्ञान के साथ विज्ञान भी देता था। इसलिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ना पड़ता है। किसको? विद्यार्थी को, या जो शिष्य है या स्टूडेंट जो है उसको पढ़ना पड़ता है, परंतु गुरुकुल में वो सीखता है। अब देखो, पढ़ना और सीखना, ये दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कि मुझे याद है बचपन में कितने सारे फॉर्मूले, कितने सारे डेफिनेशन हमको पढ़ने पड़े, और पढ़ना नहीं, क्योंकि वो समझ में आते नहीं थे बहुत सारे, तो उनको रट्टा मारना पड़ता था। कितने सारे फॉर्मूला, और ये ऐसे फॉर्मूला कि आज मैं अगर आपको पूछूं कि वे सारे फॉर्मूला आपको याद है, याद तो खैर हमको एक भी नहीं है उसके अंदर से। जैसे कि वो मैथमेटिक्स में इतने फॉर्मूला हमको रट्टा मारना पड़ता था। x + y होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + 2xy + y², x - y होल स्क्वायर। कितना उसको हमने पढ़ा, कितना उसको रट्टा मार। आज अगर मैं पूछूं कि उसने मेरे जीवन में क्या बदलाव लाया, मेरे किस काम आया, वो किस काम आया वो? जैसे इतिहास में हमको बताया गया कि भाई अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? पता है, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था। लेकिन वो जानकर अभी मैं जो नासिक में जी रहा हूं, मुझे क्या फायदा होने वाला है?
अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था, अमेरिका का दूसरा प्रेसिडेंट कौन था। आजकल तो ये सब कुछ कंठस्थ बच्चों को हो जाता है कि ये पहले से लेके 50वें प्रेसिडेंट तक का सबका नाम, और उसको पूछो कि तुम्हारे परदादा का नाम बताओ, वो नहीं पता। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट का नाम पता है। और उसको, वो तो छोड़ दो, उसको अगर जाके पूछो कि भाई तुम्हें पता है कि सब्जी मार्केट में कौन कौन सी सब्जियों का नाम क्या है, उसको वो भी नहीं पता। अरे जब मूंगफली छिलके के साथ आती है यही नहीं पता, दही कैसे जमाया जाता है यही नहीं पता, तो तुमको अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट है लिस्ट से पूरा नाम उसका बाय हार्ट है, परंतु सब्जियों के नाम क्या है, दही कैसे जमता है, मूंगफली कैसे उगती है, आम कैसे उगता है, ये सब कैसे। मैं वहां पर देखा कि वहां पर एक घर में मैं रह रहा था, तो एक वो फैमिली घर पे नहीं थे, वो लोग कहीं गए हुए थे। तो फिर मैंने वो लड़के के लिए मैंने खिचड़ी बना, तो मैं प्रोग्राम के लिए जा रहा था, मैंने कहा कि ये खिचड़ी बनाकर मैं जा रहा हूं, यहां बन गई है, कुकर के अंदर है, ले लेना। ये ग्रामर स्कूल में पढ़ रहा है, कुकर खोलना नहीं आया इसे। मैं आने के बाद पूछा कि खिचड़ी खाई तूने? नहीं, वो मेरे को कुकर नहीं खोला मुझसे, पता नहीं कैसे खोलते हैं, क्योंकि आज दिन तक कभी वो किचन में घुसा नहीं, कभी उसे पता नहीं कि खिचड़ी कुकर में बनती है, कुकर बंद कैसे होता है, कुकर खुलता कैसे। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा इतने फॉर्मूला तू सीख रखा है, पेट भरने के तो कुछ काम नहीं आने वाला है नहीं तेरे। तो ये है, इसलिए आप देखो, आपको मैं अगर एक ईमानदारी का प्रश्न पूछूं कि इतने सारी चीजें आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी होंगी, परंतु याद कौन सी चीजें रहती है? जो चीज आपको काम आती है, जो आपको काम आती है वो चीज आपको हर समय याद रहेगी। जो चीज आपके कभी काम नहीं आने वाली वो चीज आप हर समय भूलने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन साइकी। We will always forget those things which we are never going to use in our life. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि गुरुकुल के अंदर सिखाया जाता था और मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ना। अब देखिए आजकल आप लोग देखोगे कि सब जगह पर ये इंटरनेशनल स्कूल है कि नहीं, सब जगह पर इंटरनेशनल स्कूल का एडवर्टाइजमेंट है। तो उसमें वो लोग कहते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बोल दिया है इसको। अंग्रेजी भाषा को क्या बोल दिया कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब मैं आपको यदि पूछूं, देखिए हमें किसी भाषा से कोई विरोध नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार किया। तो भाषा जो है, जैसे कि अगर आप अंग्रेजी भाषा को लो तो प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा को व्यवहार के तौर पर इस्तेमाल किया। तो एक होता है किसी भाषा को आप व्यवहार के तौर पर यूज करते हो कि किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए, और एक है जो कि आपकी संस्कृति प्रदर्शित करती है, जो भाषा। तो यहां पर यदि कोई कहे कि भाई अंग्रेजी ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये जो अंग्रेजी को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया है। सबसे पहले देखिए कि पूरे विश्व में 200 से ज्यादा जो देश हैं उसमें से केवल 12 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। कहां से इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी? आउट ऑफ 200 ओनली 12। इतना ही नहीं, एवरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैज अ डिफरेंट एक्सेंट। आप अमेरिका में जाओ, उनके अंग्रेजी बोलने का तरीका अलग। ब्रिटेन में जाओ, उनके अंग्रेजी बोलने का तरीका अलग। अब ऑस्ट्रेलिया में जाओ, वहां पर वो लोग एकदम अलग बोलते हैं। जैसे कि ये वर्ड है टुडे, तो टुडे को वो लोग बोलेंगे टुडाई। अब हम लोग देसी जो इंग्लिश जानते हैं, हम लोग क्या समझेंगे? भाई तू मरने वाला है आज। मैं बहुत साल पहले मेरा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था मैनचेस्टर में। तो मैनचेस्टर की इंग्लिश लंदन की इंग्लिश से अलग है। तो
वहां के इंग्लिश के जो स्लैंग्स हैं, अभी थोड़ा बहुत जो भी मैं इंग्लिश सीखा हूं, तो वहां पर जाने के बाद वो लोग जो इंग्लिश के टर्म्स और स्लैंग्स यूज कर रहे थे वो मुझे भी नहीं समझ में आया। तो सेमिनार में एक फोटो मेरा लगाया गया था और सेमिनार का टाइटल था, वो नोटिस बोर्ड पे लगाया हुआ था। तो एक डिवोटी ने मुझे कहा वो फोटो देखते हुए, प्रभु जी यू लुक लाइक अ गैंगस्टर। अब हम लोग गैंगस्टर मतलब क्या, गुंडा। तो हमारे एक इंडियन डिवोटी वहां पर खड़े हुए थे, तो वो बोले प्रभु जी यहां पर गैंगस्टर मतलब आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं इसके अंदर, तो वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आपको। तो फिर मैंने उसको एक प्रश्न पूछा जिसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। मैंने पूछा कि तुम कोई अच्छा दिखता है उसको तुम गैंगस्टर बोलते हो, तो गैंगस्टर को क्या बोलते? तो कंफ्यूज हो गया, गैंगस्टर ही बोलते। तो अभी देखो कि अगर वो भाषा को लो तो वो भाषा बहुत ही पंगु भाषा है, वो भाषा के अंदर बहुत लाचार भाषा है। उस भाषा के अंदर आप देखो PO2 पुट, PU2 PUT पुट, BUT, क्या लॉजिक है इसके अंदर? तो इसलिए इंग्लिश के अंदर जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो केवल 12,000 है और बाकी के सारे जो वर्ड्स हैं वो फ्रेंच, वो लैटिन, वो ग्रीक वहां से लिए गए। और केवल आपको आश्चर्य होगा, अच्छा लगेगा ये सुनकर कि केवल हमारी एक भाषा गुजराती, हाँ हरि बोल, 40,000 ओरिजिनल वर्ड्स, मजामा ओरिजिनल वर्ड्स 40,000 गुजराती के। मराठी अलोन हैज 48,000 ओरिजिनल वर्ड्स और हिंदी अलोन 70,000 ओरिजिनल वर्ड्स। और फिर ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो क्या सिखाया जाता है? A फॉर एप्पल। तो आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि स्कूलों में A फॉर एप्पल जो सिखाया जाता है। अब देखिए इसके तुलना में, इसके मुकाबले ये एक बहुत ही सुंदर मुझे आर्टिकल एक ईमेल किया हमारे एक ब्रह्मचारी ने कि कांचीपुरम के 17वें सेंचुरी में कवि वेंकटाद्रि रचित द्वारा ये ग्रंथ राघवाद्वयम एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जहां पर संस्कृत भाषा में ये जो अनुलोम और विलोम, अनुलोम विलोम काव्य, इसमें रचा हुआ ये संस्कृत का ग्रंथ। और इसकी विशेषता ये कि केवल 30 श्लोक हैं और इन श्लोकों को सीधे सीधे पढ़ते जाएं तो राम कथा बनती है और विपरीत क्रम में पढ़ने जाएं तो कृष्ण कथा। और इसका एक नमूना आपके सामने हम देंगे। तो ये अनुलोम, इस कॉन्सेप्ट में ये जो श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है कि वंदेहम देवम तम श्रितम रंतारम कालम भासयः। तो अभी इसको आप पूरा पढ़ लो और नीचे वाला देखो कि ठीक जो लास्ट वासे से उल्टा आप पढ़ना शुरू करो तो यहाँ पर ऊपर जो है वो रामलीला उस श्लोक में सुनाई गई है और नीचे जो ठीक उसका विपरीत एज इट इज उस श्लोक का, उसके अंदर कृष्ण लीला। तो 30 श्लोकों में ऐसे रामलीला, सीधा पढ़ोगे तो रामलीला है और विपरीत दिशा में आप पढ़ोगे तो कृष्ण लीला है। इसलिए संस्कृत भाषा, ये दूसरा एक श्लोक उसी का अनुलोम विलोम उस विज्ञान के द्वारा। तो ये संस्कृत भाषा, यहाँ तक कि जो कंप्यूटर का एल्गोरिथम होता है उसमें वो अब नासा की स्टडी है कि कंप्यूटर के अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है। तो अब आप देखिए कि
ये एक ऐसे ऐसे हमारे भारत के ये महानुभाव हुए, जैसे कि विजय भटकर, कौन जानता है इनको, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिन्होंने दिया, और ये अपने स्कूल और कॉलेज तक ये म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े और मराठी मीडियम में पढ़े। फिर ये हैं एमजी के मेनन, ये भी अपने फील्ड के फिजिसिस्ट रहे, बहुत बड़े प्रोफेसर ये रहे, और इन्होंने भी अपने स्कूलिंग और कॉलेजिंग मलयालम में की। और फिर इनको तो आप पहचानते ही होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो इतने बड़े साइंटिस्ट जिनके विषय में पूरा देश आज इनको श्रद्धांजलि दे रहा है। तो कलाम सर ये अपने 12वीं कक्षा तक ये तमिल मीडियम में पढ़े, और इनको जब पूछा गया तो इन्होंने कहा क्योंकि मैं तमिल मीडियम में पढ़ा, मैं गांव में पढ़ा, और गांव के अंदर वहां पर मैंने आस पड़ोस की चीजों को जब पहचाना, और वहां से जिसको कहते हैं कि ओवरऑल, किसको क्या कहते थे हम, गुरुकुल को सर्वांगी, हालांकि ये गुरुकुल में नहीं गए लेकिन फिर भी उनका एक मल्टी साइडेड पर्सनैलिटी। तो ये सारे उदाहरण हैं, ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं। एक प्रोफेसर स्वामीनाथन हैं, फिर हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वो डॉक्टर भाभा, वो ये सब कुछ लोकल लैंग्वेज में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और वहां से ये आगे बढ़े। तो बात यहाँ पर हम किसी भाषा के विरोध में नहीं है, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये समझे कि मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है इसलिए मैं एजुकेटेड हूं, और जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती वो अनपढ़ गवार है, ये क्राइटेरियन आजकल जो फिक्स कर रहे हैं लोग कि भाई सोफिस्टिकेटेड कौन है, जिसको अंग्रेजी साए साए अंग्रेजी बोलनी आती है, हाँ वो सोफिस्टिकेटेड है, और जिसको नहीं आती, जो कोई ऐसी गृहिणी जो घर में केवल तुलसी को जल दे रही है, उसको अनपढ़ गवार माना जाता है। परंतु जो ऑफिस में जाकर कंप्यूटर पर काम करती है, जिसको घर का खाना भी बनाना नहीं आता है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है, ये वो पीएचडी ले लिया है, लेकिन जिसको प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलना नहीं आता, या जैसे हमारे ड्रामा के अंदर बबल गम, वो कितना, ये एक्चुअली मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं जो पीएचडी 8 साल से कर रहा था कि वो जो बबल है, साबुन में से जो बबल निकलते हैं, वो कितना देर तक रहे, वो साबुन का जो बुलबुला है वो कितनी देर तक रहे, तो उसको उसके पीछे वो लोग 8 साल से पीएचडी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है, हम सबका प्रश्न है कि मिलेगा क्या? x + y² रट्टा मारकर मिलेगा क्या? हमारे व्यावहारिक जीवन में हमको जो विद्या अर्जित करनी है, और विद्या का अर्थ है आध्यात्मिक, और उसके अंदर शिक्षा भी सम्मिलित है। तो इसलिए हम यहाँ पर आप लोगों को यही अनुरोध करते हैं कि हालांकि हमारे 1-2 स्लाइड्स और थे लेकिन थोड़ा देरी हो रही है, तो हम आपको यही अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले जो हमें ये धरोहर के रूप में शिक्षा प्रणाली मिली है, और न केवल शिक्षा प्रणाली, जैसे कि हमने संस्कृत के विषय में कहा कि ये एक ऐसी भाषा जो केवल भाषा नहीं बल्कि एक संस्कृति हमें सिखाई, इसके अंदर हमें एक संस्कृति मिली है। तो इस संस्कृति को हम पहचाने, न कि संस्कृत भाषा को ऑप्शनल रखें, बल्कि उसकी जो संस्कृति है उसे हमारे जीवन में मैंडेटरी करें, अवश्य उसका पालन करें, और फिर जो हमारे आगे की जनरेशन है उसको हम ये सिखाएं कि केवल तुम्हें A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, केवल ये सब रट्टा मारकर केवल डिग्री हासिल नहीं करनी, केवल परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना। और जैसे राधानाथ महाराज ने कहा कि हमको यहां तक हमारे बच्चों को सिखाना है कि तुम असफल हो उस समय तुम अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाकर रखो, अपने चरित्र को कैसे बढ़ाओ। ये सारी शिक्षाएं, ये सारा जो विद्या है, ये सारा जो ज्ञान है, ये जब हम देंगे तब जाकर हमारे बच्चे, जो अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, तो 15 अगस्त में हम हमारे बच्चों को केवल ये नहीं सिखाएं कि सीधे खड़े होकर जन गण मन फ्लैग होइस्टिंग के सामने कैसे साल में एक बार गा लो।
असली देशभक्ति क्या है। आपको एक इंडिपेंडेंस ईव पर एक वीडियो दिखाना चाहेंगे कि हम भारत को कुशल किस प्रकार से देखना चाहेंगे जब हमारा चरित्र निर्माण हम करेंगे। चरित्र निर्माण करने का अर्थ क्या है कि डोंट डिमांड फॉर चेंज, यू बिकम दैट चेंज, एंड इन ऑर्डर टू बिकम दैट चेंज you have to follow the procedure which is the most organic, which is the most authorized, which is time tested in our Vedic culture, and that is the Gurukul educational system. Thank you all very much. Hare Krishna.